आज संघ से मुझे आदेश प्राप्त हुआ है कि मैं बात रखूं कि समर संघ के अंदर अपना खर्चा स्वयं वहन करना होता है और उसके क्या क्या फायदे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समर संघ के अंदर चंदे का लेन देन नहीं है, तो जो भी हम अपना खर्चा होता है संगीति के अंदर खुद ही वहन करना होता है। जहां भी हमारी कहीं भी फिजिकल संगीति लगती है तो हमें अपना खर्चा खुद वहन करना होता है, जिसके लिए जैसे कि हमें वहां बैठने की व्यवस्था होती है वो निशुल्क सी रहती है। और रही बात खाने की, तो हम लोग अपना खाना खुद लेकर जाते हैं, जिसमें कि हमारे 6 पराठे होते हैं। 6 पराठे में 4 पराठे हमारे खुद के लिए होते हैं और 2 पराठे उन साथियों के लिए जो किसी कारणवश वहां पर लेकर नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए 4 पराठे हमारे लिए और 2 हमारे साथियों के लिए होते हैं। तो इस तरीके से हमारी संगीतियां जो लगती हैं तो हम अपना खर्चा खुद वहन करते हैं। और जो कि हमारी इंटरनेशनल संगीतियां होती हैं जो साल में एक बार लगती है, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति से बहुत ही मिनिमम खर्च जो कि वहां पर बैठने का खाने पीने का लिया जाता है, तो बहुत ही मिनिमम शुल्क लेना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति काफी दूर दूर से आते हैं तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो वो हमारी जो इंटरनेशनल मीटिंग होती है वो साल में एक बार होती है, तो इसलिए संघ के अंदर अपना जो खर्चा है स्वयं वहन करना होता है और लोगों को जोड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कह सकते हैं कि चंदे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और जैसा कि इसके फायदे की बात है कि संघ में इसका फायदे क्या क्या है, तो देखिए जब हम अपना खर्चा खुद वहन करते हैं तो सबसे पहली बात तो समानता का भाव उत्पन्न होता है। और दूसरी बात जो मुझे लगता है कि हमारा मोरल हाई रहता है और भाईचारा बंधुत्व की भावना बनी रहती है। तो इसलिए संघ के अंदर हम अपना खर्च फिजिकल संगतियों में खुद वहन करते हैं। तो ये हमारा दिया था कंसेप्ट कि खुद अपना खर्चा वहन करते हैं पर बात रखी। और कल हमारी महीने की 10 तारीख है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी सर से कि संघ के अंदर अपने घरों की महिलाओं को ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें कल, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं जुड़े। और मैं भी कोशिश करूंगी कल मुरादाबाद से 5 से 6 महिलाओं को कल मैं मीटिंग में ज्वाइन कराऊं। तो ये था हमारा कि संघ के अंदर अपना खर्चा स्वयं वहन करना होता है और इसके फायदे मैंने बता दिए। तो सभी ने मेरी बात सुनी, संघ ने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभी को संघम नमामि। भीम नमो बुद्धाय संघम नमामि। और आज संघ ने आदेश किया है कि गोल्डन रूल नंबर 3 पर मैं अपनी बात रखूं। हमारे संघ ने जो 10 गोल्डन नियम बनाए हैं उनमें तीसरा गोल्डन रूल नंबर है जाति अभ्यास कभी नहीं। जाति अभ्यास कभी नहीं, ये संघ में नियम पास हो चुका है और जितने भी संघी भाई बहन संघ में जुड़े हुए लोग हैं वो जाति का अभ्यास यहाँ नहीं करते, क्योंकि जाति हमें सबसे ज्यादा तोड़ने का काम करती है, बिखेरने का काम करती है। और संघ में जाति का अभ्यास इसलिए बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि यहाँ बिखरने का कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ जुड़ने का कार्य हो रहा है और निरंतर जुड़ने और जोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है। तथागत गौतम बुद्ध से पहले जो संघ था उस संघ में जो नियम बने थे, क्योंकि संघ जब भी बनते हैं तो अपने नियम भी बनाते हैं, तो उस संघ में जब नियम बने थे तो उसमें जाति अभ्यास का नियम नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय जातियां थी ही नहीं। उस समय केवल समण थे और जो समण के विपरीत लोग थे उन्हें बमण कहा जाता था। यानी कि जो समण नहीं है, समण की विचारधारा से विपरीत विचारधारा के लोग हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्हें बमण कहते थे। तो दुनिया में जाति कहीं भी नहीं मिलती। बहुत देशों में आप देखेंगे कि जाति का कहीं नामो निशान नहीं है। वहां केवल भारत में ही जातियों का निर्माण हुआ और ये कोई लंबा इतिहास नहीं है कि जातियां बहुत पुराने समय से हैं या हजारों सालों से हैं। कुछ समय पहले ही जातियों का निर्माण हुआ है
और लोगों ने, अन्य लोगों ने या बमन लोगों ने ये जातियों का निर्माण किया हमारी शक्ति को तोड़ने के लिए, हमें बिखेरने के लिए, हमें कमजोर करने के लिए। बाकी पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जातियां नहीं है, सभी की संरचना, शारीरिक संरचना एक जैसी है। जातियां अगर पाई जाती हैं तो वो जीव जंतुओं में पाई जाती हैं। जैसे उनकी शारीरिक संरचना को देखिए आप, एक कुत्ते की अगर हम देखते हैं तो वो अलग दिखाई देता है, उसका शारीरिक जो ढांचा है वो अलग दिखाई देता है, और गधे का, घोड़े का अलग दिखाई देता है, हाथी का अलग दिखाई देता है। इसी प्रकार पक्षियों में भी तरह तरह के ढांचे, तरह तरह के शारीरिक संरचना वाले पक्षी हमें दिखाई देते हैं। तो उनमें जातियां होती हैं क्योंकि उनके सबकी शारीरिक संरचना अलग है। लेकिन मानवीय संरचना सबकी एक जैसी है, सबके दो हाथ हैं, पैर हैं, आंख है, नाक है। पूरी दुनिया में जहां भी आप देखेंगे मानव जाति की संरचना, शारीरिक संरचना एक जैसी है, एक बराबर है। तो यानी मनुष्य में जातियां नहीं होती, और मनुष्य में जातियां नहीं है तो भारत में जातियां कैसे आई? भारत में जातियों को किया गया अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी शासन सत्ता जमाने के लिए। और 6,743 जातियों में भारतीय लोगों को बांट दिया, और 6,743 जातियों को जोड़ने के लिए हमारे लोगों ने, हमारे समण भाई बहनों ने 29 लाख संगठन बना डाले, और 29 लाख संगठन में भी हम डिवाइड हो गए। अब हम उनमें भी बढ़े, यानी कि हम 500 नहीं थे, अब हम 29 लाख संगठनों में भी बढ़ चुके हैं। और संघ में जब जाति नहीं थी पहले, तो तथागत बुद्ध ने भी जब संघ बनाया था उसमें भी जाति का अभ्यास वाला नियम नहीं था, क्योंकि तब भी जाति नहीं थी। उसके बाद सम्राट अशोक के समय में भी ऐसा कोई नियम नहीं बना था। तो ये जातियों के नियम हमारे आज के दौर के ये समण संघ ने बनाए हैं, क्योंकि आज के दौर में हमारे समक्ष जातियां हैं और हम उन जातियों का सामना कर रहे हैं। तो हम इन जातियों को निकाल फेंकने के लिए, ये भी एक रोग है जो हमारे अंदर है, जो घर कर चुका है, और इस रोग से हम ग्रसित हो चुके हैं, एक दूसरे को कमतर आंकते हैं। इसलिए इस रोग को निकालने का काम और समण संघ ने किया, और ये नियम भी बनाया कि यहाँ जाति का अभ्यास नहीं होगा, यहाँ केवल समण है और सब एक हैं। तो पहले जब संघ हुआ करते थे तथागत गौतम बुद्ध से पहले, या तथागत गौतम बुद्ध के समय, या फिर सम्राट अशोक के समय, तो फिर हम लोगों की पहचान कैसे हुआ करती थी? समण के अलावा हमारे यहाँ वंश चला करते थे, जैसे कि नाग वंश, मौर्य वंश, शाक्य वंश, कोलीय वंश, द्रविड़ वंश, इस तरह के कुछ वंश चला करते थे जो इतिहास में जानने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो लेकिन जातियां यहाँ नहीं थी। अब समण संघ में जो ये नियम पारित हुआ है कि यहाँ जातियों का अभ्यास नहीं होगा, समण संघ में चाहे कोई भी समण व्यक्ति कितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन अगर वो जाति का अभ्यास करता है तो वो संघ को तोड़ने का काम करता है, इस तीसरे नियम का उल्लंघन करता है, इस तीसरे नियम को तोड़ने का काम करता है, यानी कि संघ घात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को संघ में नहीं बर्दाश्त किया जाता। ऐसे लोगों पे तुरंत एक्शन लिया जाता है, तुरंत कोई भी मतलब बताया जाता है कि आप इस नियम को तोड़ रहे हैं। तो ये नियम जो इतने बढ़िया बनाए हैं, ये बहुत मेहनत से बनाए हैं, पूरे कम से कम 17-18 महीनों की बाद ये मेहनत के साथ लोगों ने पूरे समीक्षा करके, पूरे तसल्ली से संघ के हाउस में इस नियम को लोगों द्वारा पास किया गया। तो हम लोग यहाँ जाति का अभ्यास नहीं करते, क्योंकि हमें तो जुड़ना है और अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, समण सभ्यता को, समण संस्कृति को वापस प्रस्थापित करना है। इसलिए यहाँ जाति का अभ्यास बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जातियां हमें तोड़ रही थी, बिखेर रही थी, एक बीमारी के रूप में हम में घर करके बैठी हुई थी। और उन्हीं
जातियों को इकट्ठा करने के लिए हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने, हमारे ज्ञानी लोगों ने, हमारे समझदार लोगों ने, जो कहते हैं कि हम बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं, बुद्ध की बात को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के फॉलोवर हैं या बाबा साहब के सिपाही हैं, हम उनके मूवमेंट को चला रहे हैं या हम उनके सपने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों ने 29 लाख संगठनों का निर्माण कर डाला और 29 लाख संगठनों में भी हम बट गए, यानी कि 6,743 जातियां प्लस 29 लाख संगठन। तो हम कहाँ बाबा साहब को फॉलो कर रहे हैं, हम कहाँ बाबा साहब के सपने को साकार करने का कार्य कर रहे हैं, हम तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, उल्टी दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए इस उल्टी दिशा पर रोक लगाई, इस बहती हुई उल्टी धारा पर रोक लगाई, बांध लगाया और समण संघ ने इस धारा को रोका, इस विचार को रोका कि संगठन में जो कार्य हो रहे हैं और जाति के अभ्यास हो रहे हैं, अलग अलग जातियों के संगठन बन रहे हैं, अलग अलग तरह से संगठनों में लोग टूट टूट कर बिखरते चले जा रहे हैं। इसीलिए यहाँ जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपनी बात को बस अब यहीं विराम दूंगी। अगर मेरे वक्तव्य में, मेरी बात में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो, किसी को दुख पहुंचा हो तो संघ मुझे क्षमा करे। सभी को संगम नमामि। जय भीम।